हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स में क्लास 11 के फिजिक्स का पहला लेसन, जो कि हमारा है फिजिकल वर्ड। इस मतलब को आप समझें। वर्ड मतलब सभी जानते हैं, पूरी दुनिया की बात करेंगे। तो फिजिक्स से संबंधित जो दुनिया है, जो हम आपके क्लास 11th में और 12th में पढ़ने वाले हैं, आगे आप जहाँ जहाँ जाएंगे पढ़ेंगे, उन सारे के बारे में यहाँ पे आपको हल्का सा इंट्रो मिलेगा, इंट्रोडक्शन मिलेगा कि हमको आगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपका साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, कुछ हमारे लाज कैसे हैं, कैसे वो अप्लीकेबल होते हैं। ये थोड़ी बहुत जानकारी हमको इस चैप्टर में मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं। पहले हमारा बात आता है कि साइंस एंड इट्स ओरिजिन, मतलब साइंस है क्या और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो देखो भैया, साइंस जो आपका है ये किसी के बारे में एक सिस्टमैटिक लर्निंग और विथ प्रूफ, मतलब जो आप पढ़ें उसका आपके पास प्रूफ भी हो। साइंस में हम उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड करेंगे जिनका हम प्रूफ कर सकें, उसी को हम मानेंगे यहाँ पे। साइंस इज अ सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमिनन in detail so that it can be predicted, controlled and modified. Science involves exploring, experimenting and speculating phenomena happening around us. मतलब साइंस क्या है, एक हमें जो नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं उनका एक सिस्टमैटिक अध्ययन है, सिस्टमैटिक जानकारी है, जिससे हम उस घटनाओं को पहले से प्रिडिक्ट कर पाएँ। अगर कोई समस्या आने वाली है, आपदा आने वाली है, तो उसको हम कंट्रोल कर पाएँ और उसको अपने पक्ष में मॉडिफाई कर पाएँ, ताकि हमारा कम से कम नुकसान हो। और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे, उसको स्पेक्युलेट करेंगे, ताकि हमें उसके बारे में डिटेल जानकारी रहे। जैसे आप पढ़ते, अगर आपको ग्रेविटी के बारे में ना मालूम होता तो हमने बहुत सारे आपके प्लेन वगैरह बनाए, हम कैसे बनाते भैया। हमें ग्रेविटी के बारे में मालूम था तो हमको मालूम चला कि हमको अगर स्पेस में जाना है तो हमको 11.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकना होगा, तभी वो जा पाएगा। तो ये आगे हम पढ़ेंगे स्केप वेलोसिटी के बारे में। तो अगर हमको साइंस में ये ना बताया गया होता कि स्केप वेलोसिटी कितनी है तो हम अर्थ के ऊपर कभी जा पाते। तो ये सारी चीज़ें, ये साइंस आपका उसी के अंतर्गत है कि आप चीज़ों को समझें, जो हमारे आसपास में हमारे दुनिया में घटनाएं हो रही हैं उनको हम समझें, उनको अगर कोई आगे होने वाली घटनाओं का हम प्रिडिक्शन कर सकें, अगर उसमें कोई नुकसान वाली बात है तो उसको कंट्रोल और मॉडिफाइड कर सकें। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेनेटा, मीन्स टू नो। ये आपका एक लैटिन वर्ड है जिससे इसका मतलब होता है टू नो, मतलब उसके बारे में जानकारी पता करना कि हम कैसे जान पाएँ। ये साइंस आपका मतलब समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर साइंटिफिक मेथड इज़ अ वे टू गेन नॉलेज इन अ सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ वे। इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक, मतलब एक तरीके से, एक नियम अनुसार। ऐसा नहीं कि हम पहले कुछ वाला आगे वाला पार्ट पढ़ लें फिर पीछे वाला पार्ट पढ़ लें तो उसको दोनों को मिक्स कर दें, पहले पिछला अगला कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। हमको एक स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में अध्ययन करना होता है, हमें उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे इकट्ठा करनी होती है, डिटेल में, गहराई में जाके। इसमें आपका सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन भी होगा, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट भी होगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मतलब क्वालिटी भी उसकी हो और क्वांटिटी, दोनों का हम ध्यान रखेंगे। मैथमेटिकल मॉडलिंग, हम काफ़ी सारा मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज एंड स्पेकुलेशन और प्रिडिक्शन, मतलब जो हमारी थ्योरीज उनका हम प्रिडिक्शन करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे और उनको एक्सपेक्टुलेट करेंगे। फिर साइंस डज नॉट हैव एनी फाइनल थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इम्प्रूव्ड ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट टूल्स कीप इम्प्रूविंग द नॉलेजेस एंड पर्सपेक्टिव्स। Jonathan Kepler used Tycho Brahe's research on planetary motion to improve Nicolas Copernicus' theory। अब आप समझेंगे, देखो साइंस आपका, आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका आपका मोबाइल है, ये भी साइंस की ही देन है। अब देखो आज के करीब 10-15 साल पहले अगर आप अज्यूम करो तो भैया मोबाइल क्या था, एक सिंपल था, फ़ोन करने का साधन था। उससे आप केवल फ़ोन कर सकते थे, मैसेज कर सकते थे। फिर उसमें आया इंटरनेट आ गया, अब आपकी वीडियो कॉलिंग आ गई। तो अगर आप जिस दिन मोबाइल बना था उसी दिन अगर हमने उसको फाइनल थ्योरी मान लिया होता, फाइनल ऑब्जेक्ट मान लिया होता, तो क्या आज जो आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, मोबाइल से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब नेट बैंकिंग कर रहे हैं, एवरीथिंग अवेलेबल ऑन योर मोबाइल, आप अपनी मोबाइल में बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था, क्योंकि साइंस में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थ्योरी, कोई भी रूल फाइनल नहीं माना गया। उसको हम इम्प्रूव करने के चक्कर में रहते हैं कि हम उसको कैसे और अच्छा बनाएं, अच्छे को और अच्छा, यही साइंस का मेन टारगेट है। तो इसको आप ध्यान रखें। बहुत सारी दवाइयाँ बनी, पहले भी दवाइयाँ थी, आगे भी दवाई बन रही हैं, आगे भी खोज होती रहेगी। तो क्योंकि साइंस में कोई भी थ्योरी को फाइनल नहीं माना गया, उसमें हम और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कैसे? टेक्नोलॉजी की हेल्प से।
जैसे जैसे आपकी अच्छी टेक्नोलॉजी आती जा रही है उसको हम और इम्प्रूव करते हैं। जैसे आपने जॉन केपलर जी ने टाइको ब्रैचेस का यूज किया कॉपरनिकस के थ्योरी को प्रूव करने के लिए, उसको और मॉडर्न बना दिया प्लानेटरी मोशन को। तो साइंस में जो आपका है किसी को भी हम फाइनल नहीं मान रहे, हम हर थ्योरीज में बेस को वेरीफाई करते हैं और आगे चल के उस थ्योरी का हम खंडन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज जो आप पढ़ रहे हो एकदम सही है, हो सकता है आगे फ्यूचर में और जानकारी मिले और जो हम आज पढ़ रहे हैं उसको हम गलत साबित कर रहे हैं, तो इसकी भी हम बात करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। Quantum mechanics was developed to deal with atomic and nuclear phenomenon. Work of Ernest Rutherford on nuclear model of atom became basis of quantum theory given by Niels Bohr. Anti-particle theory of Paul Dirac led to the discovery of anti-acceleration positron by Carl Anderson. अब ये सारे देखो भैया क्वांटम मैकेनिक्स आप आगे पढ़ेंगे, पूरी फिजिक्स की एक ब्रांच ही है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक और न्यूक्लियर फिनोमेना के बारे में, मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कैसे पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। अभी आज की डेट में क्लास 10 तक आपने पढ़ा भैया उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे आप पढ़ोगे पॉजिट्रॉन भी होते हैं, मेसान भी होते हैं। तो ये कहाँ से आया, ये हम जब डीप पढ़ेंगे तो वहाँ हमको जानकारी मिलेगी। वर्न ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम सुना होगा आपने क्लास 10 में। तो उनकी जो है थी, उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसका यूज किया गया और उसी के बेसिस पे क्वांटम थ्योरी का आपका डेवलपमेंट हुआ। उसमें कई सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, अगर आप आगे पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स अलग ब्रांच हो जाएगा, डायनामिक्स अलग ब्रांच हो जाएगा, मैकेनिक्स आपका अलग ब्रांच हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स अलग ब्रांच हो जाएगा। मतलब जो आप यहाँ पे आप सारा इकट्ठा पढ़ेंगे वो आपको एक अलग अलग ब्रांच यानी कि फिजिक्स की अलग अलग एक आपका पूरा पार्टिकल पूरा थ्योरी मिल जाएगा, चैप्टर्स आपके नहीं होंगे, पूरे सब्जेक्ट बन जाएंगे और आप उससे आगे बहुत सारी पढ़ाइयाँ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेचुरल साइंस की। तो नेचुरल साइंस क्या है, नेचुरल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस कनेक्टेड विद द डिस्क्रिप्शंस predictions and understanding of natural phenomena based on observational and empirical evidences. It consists of following disciplines: physics, chemistry and biology. मतलब तीनों आपके जो हैं उनको हम साइन करेंगे नेचुरल साइंस में। मतलब जो आप चीज़ें देख रहे हो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन, उनका प्रिडिक्शन, उनके फिनोमेना होने के तौर तरीके सारे आपके बेस्ड होंगे किसी न किसी ऑब्जर्वेशन पे या किसी आपके एविडेंस पे, जो आपके पास प्रूफ है, सबूत है कि ऐसा हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इन सारे की जानकारी आप किस में पढ़ सकते हैं, ये आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों आप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। अब हम यहाँ पढ़ने वाले क्या है, फिजिक्स। तो हम फिजिक्स शुरू करते हैं। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स is the study of physical world and matter and its motion through space and time along with related concepts such as energy and force। मतलब फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या है, जो आपके नेचुरल के लॉज हैं उनके बारे में, उनको हमने कैसे मैनिफेस्ट किया, कैसे उनका यूज किया, कई सारे नेचुरल डिफरेंट फिनोमेनन्स, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर, जो आप फिजिकल वर्ल्ड पूरा देख रहे हो, और मैटर सब्सटेंस, इसका मोशन स्पेस में और टाइम में। अब सोचो कि भाई टाइम कहाँ से आया, आगे आप पढ़ोगे, जब आप 12th पढ़ लोगे तो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है 2D क्लास 10 तक, 11th 12th में आप पढ़ेंगे 3D, उसके बाद आप जाएंगे तो आप 4D पढ़ेंगे। वहाँ पे हम 4D क्या होगा, एक एक्सिस हम मान लेंगे टाइम को भी हम डायमेंशन मान के चलेंगे, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अलॉन्ग विद रिलेटेड कॉन्सेप्ट सच एज एनर्जी एंड फोर्स, और एनर्जी और फोर्स का उसमें कैसे कॉम्बिनेशन हुआ, कैसे उनका वो कनेक्शन है, उन सारे को आप फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। वर्ड फिजिक्स इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजिक मीनिंग नेचर, ये आपका यहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ अप्रोचेस इन फिजिक्स आर यूनिफिकेशन। दिस अप्रोच considers all the world phenomena as a collection of universal laws in different domains and conditions. Example, law of gravitation applies to both the falling apple from a tree as well as motion of planets around the sun. Electromagnetism law गवर्न ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। यूनिफिकेशन मतलब एक लॉ लेंगे उसको हम कई जगह पर अप्लाई करेंगे, सारे लॉज का कलेक्शन एक तरीके से हम मान लेते हैं। जैसे आप बात करें यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ, सबको हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, जितने भी आपके फिनोमेना हो रहे हैं सबको हम इकट्ठा कर लें और उसको यूनिवर्सल लॉ मान लें कि वो हर जगह पर अप्लीकेबल है। जैसे आप बात करें ग्रेविटेशन वाले की, तो आपने देखा भैया न्यूटन जी ने कहा कि एप्पल ऊपर से गिर रहा है पेड़ से तो नीचे आ रहा है, काहे कि अर्थ उसको खींच रही है। जब अर्थ खींच रही है तो अर्थ में मास है, तो जब मास है वो खींच सकता है, इसका मतलब जिनमें मास होगा वो भी खींचेंगे। तो ये क्या हुआ, हर प्लानिट पे एप्लीकेबल हो गया। सन भी हर प्लानिट को अपनी तरफ खींच रहा है, दो प्लानिट के बीच में अपना ग्रेविटेशन फोर्स होता है।
अगर दो इंसान बैठे हैं तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, बट क्योंकि उनका मास बहुत कम है तो उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, हमको नहीं दिखता कि वो हिल रहा है। अगर उसका मास भी बहुत ज़्यादा होता तो वो भी हिलते हुए दिखते। तो ये सारी बातें। उसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे आगे 12th में, वो सारे इलेक्ट्रिक जितने भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना हैं सब में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका एप्लीकेबल होगा। दूसरा रिडक्शन, दिस अप्रोच इज टू डेराइव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स from the properties and interaction of its constituent parts. Example, temperature studied under the thermodynamics is also related to average kinetic energy of molecules in system. मतलब रिडक्शन किसी से भी हम निकाल, जैसे हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनकी हेल्प से हम किसी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की बात करें। जैसे भी आप खाना बनाना, तो आप जब खाना बनाते हो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डेली लाइफ का, खाना बनाते हो तो खाने बनाने के मान लो आपने सब्ज़ी बनाना है, आपको सब्ज़ी बनाना है, ठीक, तो आप क्या होगा, पहले उसमें जो जो चीज़ें लगने वाली उसको आप लोगे, सबको इकट्ठा करोगे, पकाओगे और बढ़िया सब्जी आप बनाओ। तो वहाँ पे क्या हुआ, आपने अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेके एक नया कॉन्सेप्ट बनाया, उससे आपने एक चीज़ को बनाया, रिड्यूस रिडक्शन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब उससे आपने कुछ बनाया, यानी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को लिया और उससे एक नया कॉन्सेप्ट बनाया। जैसे आपने आप आगे पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में क्या है, जो हम आप पढ़ते हो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अभी क्या है, जैसे आपके मॉलिक्यूल्स जो मोशन कर रहे हैं, जब मोशन कर रहे हैं तो उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, तो हम काइनेटिक न लें क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके एवरेज काइनेटिक एनर्जी को लेके उनसे जो टेम्परेचर का आपका चेंज आएगा, दैट ऑल आर स्टडीड अंडर थर्मोडायनामिक्स। ये सारी फिनोमेनन इसको हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत, कि आपका टेम्परेचर कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, ये सारा आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फिजिक्स एंड यूज, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या है, उसका यूज कहाँ कहाँ पे। इट कैन एक्सप्लेन अ फिनोमेनन हैपनिंग ओवर अ लार्ज मैग्नीट्यूड एंड विद अ सिंपल थ्योरी। मतलब कोई आपका जो फिनोमेना हो रहा है उसको बड़ी आसानी से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशन की बात, अब भैया आप तो जान रहे हो, पहले सोचो जब न्यूटन जी नहीं तो उसके पहले एप्पल नीचे गिरा होगा तो क्या किसी ने सोचा होगा कि क्यों नीचे गिर रहा है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट उसको बहुत ही सिंपली हम आसानी से पढ़ सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस आर यूज्ड टू डेवलप न्यू थ्योरीज फॉर अनआइडेंटिफाइड फिनोमेनन एंड इम्प्रूव ओल्ड थ्योरीज फॉर एग्जिस्टिंग फिनोमेनन। मतलब जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनसे क्या होगा, जो अनआइडेंटिफाइड मतलब ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो अभी हम नहीं जान रहे हैं तो उनके बारे में स्टडी करने के लिए, और जो हम जान चुके हैं उनको मॉडिफिकेशन के लिए, उनको मॉडिफाइड करने के लिए, उनको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। जैसे आपने पढ़ा होगा कुछ सालों पहले आपके एक्सपेरिमेंट्स हुए थे ये पता लगाने के लिए कि भैया हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे है। अब अभी तक हम जान नहीं पाए यूनिवर्स के फॉर्मेशन की कई सारी थ्योरीज हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि आपका बिग बैंग थ्योरी भी है कि आपका पहले एक ही मैटर था, उस पर आपका टकराव हुआ और टूटा और सन और अदर पार्ट में टूट गया, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ नहीं दे पा रहे। हाँ, हम बिग बैंग थ्योरी को ज़्यादा सटेबल मान रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर थ्योरीज, तो हम भी उस पर लगे हुए हैं कि हम उसको कैसे मॉडिफाइड करें। उसी तरह से जो हमारे लास्ट थे उनको हमने मॉडिफाइड किया ताकि वो और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके और अच्छे से उनका यूज किया जा सके। डेवलपमेंट ऑफ डिवाइसेज यूजिंग लॉज ऑफ फिजिक्स, और फिजिक्स की लॉज से करके कई सारे डिवाइस का बनाना, जैसे आर्किमिडीज जी के ला के उससे आपका देखो भैया बहुत सारे जहाज बन गए, पहले जहाज नहीं थे तो उसमें आपके आर्किमिडीज जी का ला लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम आएगा स्कोप। भैया स्कोप तो बहुत है, स्कोप की बात ना करो, स्कोप आपका बहुत है। अगर आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ रहे हो तो इसका बड़ा स्कोप है। आप चाहे तो स्कोप के लिए पबजी भी देख सकते हैं, वहाँ बहुत सारे स्कोप होते हैं। Scope of physics is vast and it covers quantities with length magnitude as high as 10 power 40 meter or more and as low as 10 power minus 14 meter or less. Similarly, the range of time scale goes from 10 to power minus 22 second to 10 power 18 second and mass from 10 power minus 30 kg to 10 power 55 kg। मतलब है सब इसमें आ गया, बहुत ज़्यादा लेंथ का रेंज है, बहुत ज़्यादा टाइम का भी रेंज है और बहुत ज़्यादा आपका मास का भी रेंज है। 10 पावर माइनस 30 मतलब 1 के बाद 1/1 के बाद 30 जीरो। सोचो आप पढ़ नहीं पाओगे उतने में हम फिजिक्स को शामिल कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी रेंज जो है वो बहुत ब्रॉड है। बस आपको धीरे धीरे डेवलप करना अपने आप की अंडरस्टैंडिंग, ताकि इसको आप एब्जॉर्व कर पाए। फिजिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू बेसिक टाइप, टू बेस्ड ऑन स्कोप, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, आप आगे पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है, क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल फिजिक्स डील विद द माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, माइक्रो मतलब बड़े वाले जो आपके बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं,
एंड मॉडर्न क्या होगा, हो जाएगा माइक्रोस्कोपिक। तो पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक के बारे में। इसमें पहला आपका आएगा मैकेनिक्स। इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ on motion and the laws of gravitation. It is connected with motion, equilibrium of particle, rigid and deformable bodies and general system of particles। ये सारे आप पढ़ेंगे, आपको एक दो चैप्टर मिल जाएंगे मैकेनिक्स वाले। यहाँ पे न्यूटन के सारे लॉज के बारे में, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, उनका मोशन और पार्टिकल के साथ कैसा इक्विलिब्रियम है, कैसा कनेक्शन है, बॉडीज आपकी रिजिड है या जिसको हम डिफॉर्म आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी, उसके बारे में, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल कि उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, वह आप सारे देख लेंगे। फिर आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इट डील्स विद द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना एसोसिएटेड विद चार्ज एंड मैग्नेटिक बॉडीज। ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे 12th में, लेकिन आप जान के रखें इसमें आपका करंट कंडक्टर होगा, रिस्पॉन्स ऑफ सर्किट टू एन एसी वोल्टेज सिग्नल हो जाएगा, प्रोपगेशन ऑफ रेडियो वेव्स इन द आइसोस्फीयर, ये आपका 11th में ही है। फिर ऑप्टिक्स, ये भी आप पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है। इट डील्स विद फिनोमेना इन्वॉल्विंग लाइट, जो भी लाइट से संबंधित चीज़ें हैं उन सारे को हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के अंतर्गत। रिफ्लेक्शन और रेयरफैक्शन आप पढ़ चुके हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट यहाँ पढ़ेंगे, कलर विजिबल बाय थिन फिल्म से भी हम पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है। फिर हमारा आएगा थर्मोडायनेमिक्स, समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, देख लें। It deals with system in microscopic equilibrium and changes in internal energy, इसको आप देख लें। फिर टेम्परेचर, इंट्रोपी, सिस्टम अंडर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और हीट, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी ये भी आपका है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, जो आप हीट इंजन जो अपना मोटरसाइकिल यूज कर रहे हो, मोटर बाइक है, आपकी कार है, उसमें कौन सा हीट इंजन लगा है, उसकी एफिशिएंसी कैसे है, ये पढ़ेंगे हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में, जो होगा आपके कार्नोट इंजन के द्वारा। फिर डायरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, उसका डायरेक्शन किधर होगा, किधर जाएगा, किधर आपका चेंज होगा, ये सारा हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रो में क्या हो जाएगा, फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स, जो आपके फोर्सेस काम कर रहे हैं उनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉज पढ़ेंगे, अप्रॉक्सीमेशन अप्रोच मतलब अप्रॉक्सीमेट कर देना, पहले तो आप एक पॉइंट में बहुत सारा आएगा कैलकुलेट करना, तो उसको हम एग्जैक्ट कर लेके अप्रॉक्सीमेट लेंगे। एक्सट्रैक्शन एंड फोकसिंग ऑन एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेनोमेनन, इसके बारे में पढ़ लेंगे हम। फिर हाइपोथेसिस, एक्जियम एंड मॉडल, बहुत जरूरी है। हाइपोथेसिस याद देखो भैया, सबको हम मान के चलेंगे, लेट अस सपोज, लेट अस कंसीडर, हम मान के चलेंगे, बाद में प्रूव करेंगे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाइपोथेसिस सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू, इट मे नॉट बी प्रूव्ड बट कैन बी वेरीफाइड थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ये क्या होता है कि इसको हम एज्यूम कर लेते हैं विदाउट एज्यूमिंग दैट इट इज ट्रू, मतलब हम एज्यूम कर लेंगे, हमको ये नहीं मालूम कि सच्चाई, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन अब इसको हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसको हम वेरीफाई करेंगे। देखो प्रूव और वेरीफाई करने में अलग अलग चीज़ें। प्रूफ मतलब आपको कोई सबूत दें, और वेरीफाई मतलब एक हम सीरीज की बात करें कि ऐसा ऐसा हो रहा था तो ऐसा भी होगा। तो बात समझे, एक नियम अनुसार उसको हम कर दें कि भाई ऐसा पिछले सालों में हुआ था तो अब की बार भी ऐसा होगा, ये तो वेरिफिकेशन होगा। लेकिन प्रूफ क्या होगा, उसका हम एक सबूत दें, ठोस सबूत दें, एक उसको हम डेरिवेशन करें ताकि हमको उसका प्रूफ मिले। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्जियम से सेल्फ एविडेंट ट्रूथ एंड इट इज एक्सेप्टेड विदाउट कंट्रोवर्सी और क्वेश्चन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, जैसे आपने पढ़ा क्लास 9th में यूक्लिड वाले में कुछ एक्जियम और कॉस्मोस। एक्जियम क्या होते हैं कि वो आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, उनको आपको प्रूव नहीं करना है और उसको कोई मना भी नहीं करता। जैसे हम कह भैया कि सन आपका ईस्ट में निकलता है, तो भैया कौन बंदा मना करेगा, कौन आपका पगला गया, कोई नहीं मना करने वाला, सभी को मालूम है सन आपका ईस्ट में निकलता है। तो ये आपके एक्जियम्स हो जाएंगे, मतलब जिनको मैं प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपके पहले से ही ट्रुथ है। मॉडल इज ए थ्योरी प्रपोज्ड और टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फिनोमेना। मॉडल आप सभी जानते हो, बनाते हो ना कि हमने जैसे बनाया, आपने अर्थ का मॉडल बनाया, प्लैनेट का बनाया, तो उसको आपने एक्सप्लेन करने के लिए जो आपने जो फिनोमेना ऑब्जर्व किया है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे लोगों को बताएं कि भैया हमने इसको देखा तो हमने ये चीज़ों का ऑब्जर्वेशन किया। फिर एज्यूम्पशन इज द बेसिस ऑफ फिजिक्स। एज्यूम्पशन बेसिस है भैया, सब कुछ हमने कहा ना, हम एज्यूम मान के चलेंगे, लेट अस सपोज, लेट अस एज्यूम या लेट अस कंसीडर, ये हमारा का बार बार यूज होगा। When a number of phenomena can be explained, these assumptions are made from experiments, observations and lot of statistical data। ये सारा हम जो assume करते हैं उस पर आपके बहुत सारे observations हैं जो पहले से हो रहा है, डेटा हमारे पास होता है, उन सारे का यहाँ पे हम यूज करते हैं। फिर टेक्निकल एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, अभी जानते भैया बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में यूज है। सेवरल एग्जाम्पल फिजिक्स एंड कॉन्सेप्ट हैड लेड टू डिस्कवरीज इन्वेंशन लिस्टेड। पहला स्टीम इंजन वाई डेवलप फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी। सोचो भैया अगर स्टीम इंजन ना बना होता तो कितना आपका डेवलपमेंट हो पाता, नहीं।
पहले लोग अपने यहाँ से अगर जाना हो तो पैदल पैदल जाते थे, अब आप कुछ घंटों में अमेरिका पहुँच सकते हैं। पहले आप कुछ सालों में पहुँचते, कुछ महीनों तो लग जाते कम से कम। तो स्टीम इंजन का डेरिवेशन हुआ। फिर वायरलेस कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ लार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक। जो आप देख रहे हो मोबाइल, जिससे आप आज पढ़ोगे, फिर इससे आप बतिया रहे हो बैठ के, पंचायत कर लेते हो बैठ के, या अपने घर में बैठे हो कमरे के अंदर और आपने वीडियो कॉलिंग कर दिया, भैया आप तो पिज्जो मंगा लेते हो ऑनलाइन, आप सब कुछ आप ऑनलाइन कर लेते हैं। तो आपका जो वायरलेस कनेक्शन है ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक की जो लॉ है उनसे आपका हुआ। फिर न्यूरॉन इंड्यूस्ड फिशन ऑफ यूरेनियम डन बाय हान एंड मेथड इन 1938 लेड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स। ये बताओ, एटम बम बना दिया। तो ये भी क्या हुआ, ये न्यूक्लियर फिशन के बारे में जब आपको जानकारी मिली तब आपका बना। ये भी आपका फिर इसका इला है। कन्वर्जन ऑफ सोलर विंड जो थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। देखो भैया, आप तो आपका सोलर एनर्जी भी हम बनाते हैं, हमने प्लेट के ऊपर लगा दिया, धूप पड़ी, लाइट बन गई, तो ये भी आपके फिजिक्स का इलाज है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, आपकी जो टेक्नोलॉजी है ये फिजिक्स के इलाज पर ही बेस्ड है। तो काफ़ी सारे यूज इसके हैं। अब हम बात करेंगे, आपका बहुत जरूरी टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, यानी हमारे नेचर में कौन कौन से फोर्सेज यहाँ पे लग रहे हैं। तो उसको शुरू करते हैं। पहला हमारा जो यहाँ पे फोर्स होगा, कुछ हमारे होते हैं फंडामेंटल, कुछ हम डायरेक्ट फोर्स निकालते हैं। तो फंडामेंटल फोर्स की बात करें, पहला हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। इट इज़ यूनिवर्सल फोर्स एज एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ये समझिएगा, ये क्या है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो, छोटा चाहे बड़ा, तो उसमें मास है। अगर वो ऑब्जेक्ट उसमें क्या है, मास है, और जैसे उसमें मास है तो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। बात समझिएगा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, इफ द ऑब्जेक्ट हैज सम मास देन इट अप्लाइज अट्रैक्शन फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में लगेगा। जैसे सन हमारा अर्थ पे लगा रहा है, अर्थ हम लोगों पे लगा रहा है, दो अगर अब ऑब्जेक्ट रखी हुई हैं तो उन दोनों के बीच में लगता है। ये इसका वर्च्यू है, मतलब इसको हम निकाल नहीं सकते। हम अगर चाहे इसको हम निकाल के अलग कर दें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम ग्रेविटेशन फोर्स को अलग नहीं कर सकते, ये उसके मास के कारण से। हाँ, अगर आप मास को ख़त्म कर दो तो ख़त्म होगा, बट आपने पढ़ रखा है कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड, तो वो भी आप नहीं कर पाओगे। यानी ये फंडामेंटल है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसका वर्च्यू है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर ये लगेगा। यूनिवर्स में अगर एक ऑब्जेक्ट है तो यूनिवर्स के हर अदर ऑब्जेक्ट्स को फोर्स लगाएगा। बस चेंज ये होता है क्योंकि उनके मासेस काफ़ी कम है तो उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। ये आप ध्यान रखिएगा, ये हर जगह अप्लीकेबल होता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्ट। दो चार्ज पार्ट के बीच में लगने वाला फोर्स है। चार्जेस एट रेस्ट हैव इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस एंड रिपल्सन। चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड टुगेदर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आगे आप पढ़ोगे भैया, पहला पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th में, जहाँ पे चार्ज आपके स्टैटिक रहेंगे तब उनके बीच लगने वाला फोर्स। अब फिर आप पढ़ोगे मैग्नेटिक बारे में, जब आपके चार्ज मोशन में है तब लगने वाला फोर्स, और इन दोनों को कंबाइन किया गया तब आपका बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। फिर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आप पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in a nucleus. It is charge independent and acts equally between a proton and a proton, a neutron and a neutron, a proton and a neutron. Recent discovery shows that proton and neutrons are built of elementary particles quarks. अब ये आपका क्या है, मतलब ये जो फोर्स, अब आप सोचोगे अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है अट्रैक्शन। अब सपोज करो अंदर आपका प्रोटॉन, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर आपका इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन उसको खींच के अंदर क्यों नहीं गया? क्योंकि प्रोटॉन के बीच भी फोर्स लग रहा है और इलेक्ट्रॉन के फोर्स के बीच लग रहा है, मतलब उसको हम जल्दी से तोड़ भी नहीं पाएंगे। तो वो आपका जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स है, और ये प्रोटॉन से प्रोटॉन में भी लगता है, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन में भी लगता है, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन में भी लगता है। यानी ये सारे जो भी आपके अंदर के पार्टिकल हैं वो सब में लगता है। और ये आपकी जो डिस्कवरी शो करती हैं कि आपके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये आपका एक पार्टिकल उस क्वार्ट्ज उससे मिलके बना हुआ है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे आप। फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, दिस फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस। इन बीटा डिके द न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। दिस पार्टिकल वाज फर्स्ट प्रिडिक्टेड बाय वुल्फ ऑफ पाउली इन 1931।
अभी बीटा देखिए क्या है, आप इसका पढ़ेंगे सोडी-फजान रूल पढ़ेंगे, वहाँ पे आपके पार्टिकल से अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं, बीटा पार्टिकल निकलते हैं, गामा रेज निकलती हैं। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे होता है क्या, जब बीटा डीके होता है तो वो एक अपने इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है और उसमें एक और फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। तो ये आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर ये आपका दिया हुआ है, अब इसमें कुछ इसकी स्ट्रेंथ दी हुई है। ग्रेविटेशनल फोर्स की 10⁻39 इन्फिनिटी है, सब ऑब्जेक्ट पे लगता है। फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻13 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का 10⁻2 है, स्ट्रॉन्ग का 1 है। ये आपके 60 न्यूक्लियस है, आपको सारे दिए हुए, इसको आप देख लेंगे। फिर यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज, ये क्या कह रहा है कि देयर हैव बीन फिजिसिस्ट हु हैव ट्राइड टू कंबाइन अ फ्यू ऑफ द अबव फोर्सेज, दीज आर लिस्टेड इन बिलो। मतलब क्या हुआ कि फोर्सेस को यूनिफाई कर देगा, एक ही में शामिल कर देगा। तो इसाक न्यूटन जी ने किया आपका 1687 में यूनिफाइड सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स, दोनों को कंबाइन कर दिया। क्रिस्टन और स्टड ने आपका किया यूनिफाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फेनोमेनन टू लाइक राइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को कंबाइन कर दिया। मैक्सवेल जी ने आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को कंबाइन किया। सर्टन ग्रोसलो ने आपके गिव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रो वीक फोर्स विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसको उन्होंने डेराइव किया। फिर वेडरबीर ने वेरीफाइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रो वीक फोर्स, सारे को उन्होंने डेराइव किया, मॉडिफाइड किया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कंजर्व क्वांटिटी, कंजर्व मतलब आपका जिसको हम कम नहीं कर सकते, ना ज़्यादा कर सकते हैं, वो कंजर्व होती हैं। पहला आपका फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम आर कॉल्ड कंजर्व क्वांटिटीज। एग्जांपल फॉर अ बॉडी अंडर एक्सटर्नल फोर्स, द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज ओवर टाइम बट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। ये आपने पढ़ा हुआ है 10th में कि एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते ना ही क्रिएट। जैसे आपने लिया कोई बॉडी, तो आपका अगर वो मोशन में है तो उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक तो चेंज होगी, मतलब एक घटेगा एक बढ़ेगा, लेकिन जो आपका टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। यानी जितने जूल का एनर्जी उसके पास एट द इनिशियल पोजीशन था उतना फन में भी होगा। बस होगा क्या कि अगर पहले पोटेंशियल ज़्यादा था तो हो सकता है कि काइनेटिक आपका ज़्यादा हो जाए या काइनेटिक वाला कम होकर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए, बट जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा आपका कंजर्व रहेगा, ये फिक्स रहेगा। कंजर्व क्वांटिटीज कैन बी स्केलर और वेक्टर, दोनों हो सकता है, स्केलर भी और वेक्टर भी। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक है कंजर्वेशन लॉज। हमारे पास कुछ लॉज हैं। पहला आपका लॉ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम एंड कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू। आप जानते हैं कि भाई जो एनर्जी है वो आपकी कंजर्व है, वो एक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, पर उसको हम डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते, आप पहले से पढ़ रहे हैं। फिर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज टू होल यूनिवर्स एंड इज बिलीव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स अनचेंज। ये क्या है कि पूरे यूनिवर्स पे एप्लीकेबल है, मतलब आप ये जानो कि जितनी एनर्जी यूनिवर्स में पहले थी उतनी ही आज भी है, पर हमने क्या किया है उसको अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लिया है अपनी इच्छा से, अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन जो पहले एनर्जी था वही एनर्जी आज है। अब सोचोगे कैसे भैया, आप सपोज करो अर्थ आपकी उतनी ही बड़ी थी, आज भी उतनी ही बड़ी है। पहले आप लोगों की ज़मीन कम थी, ज़मीन अब कम, पहले तो नहीं, पहले भी ज़मीन उतनी थी आज भी उतनी। बस है क्या, पहले लोगों कम पॉपुलेशन था तो लोगों ने दूर दूर घर बनाए हुए थे, आज बहुत नज़दीक नज़दीक है, तो आपको ज़मीन कम लग रही है। पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी, आज बहुत ज़्यादा हो गई, तो चीज़ें अब तो जब पॉपुलेशन तो बढ़ गई, तो भैया जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो आप सोचो पेड़ पौधे कम हो गए, जानवर कम हो गए, तो कन्वर्जन वही है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंजर्व। बस हमने उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द नेचर प्रोड्यूसेस सिस्टमेटिक रिजल्ट एट द डिफरेंट टाइम्स। ये आपने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, यहाँ आपका उसमें कुछ कन्वर्जन हो गया हीट में, काइनेटिक में और साउंड एनर्जी में आपका टकराता है। फिर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आप सभी जानते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स अमंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। केमिकल रिएक्शन क्या है, वो मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट अरेंजमेंट है। उसमें होता क्या, कोई पहले दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ था, बाद में दूसरे जुड़ गया, या पहले अकेला अकेला था बाद में जुड़ गया, तो टोटल तो उतना ही। आपने पढ़ा हुआ क्लास 10th में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, आपने बैलेंस किया था कि भाई जितना पहले था उतना बाद में भी होगा। बस होता क्या है, उनके रिश्ते बदल जाते हैं, पहले किसी दूसरे के साथ थे, अब मौका पड़ने किसी दूसरे साथ हो गए, जहाँ पे उसको सही का फायदा दिखा वहाँ पे वो कूद के पहुँच गए। फिर इफ़ द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूल्स इज लेस देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट,
ऑफ मॉलिक्यूल्स द डिफरेंस अपीयर्स एज हीट एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब इसमें क्या है, पर जितना एनर्जी पहले था उससे कम अगर बाद में, बात समझिए, एनर्जी की बात हम कर रहे हैं तो आपको भैया एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी कहीं गई नहीं, वो क्या हुआ, हीट के रूप में कन्वर्ट हो। जैसे आप चाय बनाते हो, भाई चाय आपको बहुत अच्छी लगती है, तो चाय की बात कर लेते हैं। आपने मान लिया चाय बनाया, आपने 1 लीटर 2 लीटर या 1 लीटर दूध लिया, तो अगर आपने केवल उसमें पानी नहीं डाला तो जितना आप दूध लोगे उतनी चाय नहीं मिलेगी, कुछ आपका चाय कम हो जाएगी। आपको भाई चाय कहाँ कम हो गई, भाई उसमें वाटर था वो उड़ गया, लेकिन जो वाटर आपका वेपर पर फॉर्म में उड़ गया, उस वेपर को आप अगर पकड़ लो, शामिल कर लो, तो टोटल आपका मिल जाएगा। तो वही काम यहाँ पे होगा कि अगर आपका पहले वाली एनर्जी ज़्यादा है, बाद वाली कम है, तो जो एनर्जी आपकी कम हुई वो आपका हीट के रूप में निकलेगी, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है, हमको एनर्जी देनी पड़ती है, तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसको आप हो जाएगा एंडोथर्मिक। Atoms are merely arranged but not destroyed. The total mass of reactants in the same as the total mass of product। या सभी जानते हो कि जो आपका रिएक्टेंट में है उतना ही आपका प्रोडक्ट में है, उसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, क्योंकि वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता, खाली अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, अलग अलग जोड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। E बराबर mc² आपको बताया गया था कि मास एनर्जी रिलेशन इसको दिया था आइंस्टीन जी ने कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कहीं जाएगा नहीं, बस खाली कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें क्या है, सिस्टम ऑफ लॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ लॉज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजिशन इन स्पेस टर्म्ड एज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब जो सिमेट्री है ट्रांसलेशनल मोशन की, आगे हम एंगुलर पढ़ेंगे। ट्रांसलेशनल मतलब जब आपका मोशन कर रहा है उसमें आपका जो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, मतलब अगर मास बढ़ेगा मास तो उतने रहेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, अगर घटेगी तो बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल जो आपका बिफोर था कोलिजन और आफ्टर वो हमेशा सेम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सेम एज अर्थ एंड मून, सभी जानते हो कि जो आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो अर्थ पर भी उतना है, मून पर भी उतना है, जबकि मून पर अर्थ के ग्रेविटेशन का 1/6 है, तो वो आपका घट गया, लेकिन लाज आपका वही है, लाज में कोई चेंज नहीं है, वहाँ भी कंजर्व रहेगा। फिर एंगुलर मोमेंटम की बात कर ले, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस अंडरलाइंस द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम में कि आपका जब सर्कुलर मोशन होता है तो वहाँ पे आपका आएगा एंगुलर मोमेंटम, तो वो भी आपका कंजर्व है, वो भी आपका खत्म नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। अब आज हमारा फिजिकल वर्ड था, बहुत ही आसान चैप्टर आपका था, बड़ा ही सिंपल टॉपिक था, ये आप सारा पढ़े हुए थे। बस आप ये जान लो कि यहाँ पे आपने इंट्रो पढ़ा हुआ कि फिजिक्स में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन। आगे हमारा पहला का चैप्टर आएगा, वो आएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, तो उसके वीडियो भी आपको जल्द मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।